नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई-लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। कार्यालय आदेश। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कार्यालय का मतलब ऑफिस और आदेश का मतलब ऑर्डर। ऑफिस, ऑर्डर। कहीं-कहीं पे ऑफिशियल ऑर्डर भी आपको लिखा मिलेगा, घबराइएगा नहीं। सबसे पहले देखेंगे कि कार्यालय आदेश होता क्या है? और जहां पर बात आती है क्या है, तो वहां पर दो चीजें हमने आपको बताई हैं। एक तो आपको लिखनी होती है यहां पर परिभाषा कि इसको कैसे परिभाषित करते हैं, और दूसरी इनकी विशेषताएं। अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि कार्यालय आदेश से क्या तात्पर्य है, तो आप दो चीजें बता के इसको बता सकते हैं। परिभाषा कैसे देंगे, क्या होता है कार्यालय आदेश? सबसे पहले हमको यह देख लेना चाहिए। कार्यालय आदेश जो होता है उसको परिभाषित आप करेंगे तो आप ये लिखेंगे कि कार्यालय के आंतरिक प्रशासन से संबंधित ये होता है, और इसके माध्यम से कार्यालय अधीनस्थ कर्मचारियों को नियमों, सूचनाओं, आदेशों, चेतावनी, अपील, स्थानांतरण। कार्यालय में आप होते हैं तो अवकाश की जरूरत पड़ती है। आप किसी से अवकाश लेते हैं, अपने अधिकारी से, आप अधीनस्थ हैं तो उससे अवकाश स्वीकृत कराएंगे, है ना। करेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको चरित्र पंजिका कहते हैं, उसमें अगर खिलाफ टिप्पणी करनी है तो कार्यों का बंटवारा करना है, कोई नया पद सृजित करना है, नए पदों को स्वीकृति देनी है, या फिर दक्षता रोकने संबंधी कोई सूचना प्रेषित करनी है, तो उन सभी के लिए कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है परिभाषा में, ये कहेंगे आप कि ये, अभी मैं लिखवा दूंगा, ये कार्यालय के आंतरिक प्रशासन से संबंधित होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, कार्यालय के आंतरिक प्रशासन से यह संबंधित होता है, प्रशासन से संबंधित होता है। अब आंतरिक प्रशासन से संबंधित होगा यानी कि इसका कोई बाह्य अन्य कार्यालय पर इसका असर नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसके माध्यम से जो भी बातें कही जाएंगी, चाहे वो कोई नियम हो, कोई भी नियम हो, चाहे कोई सूचना हो, चाहे कोई सूचना हो कार्यालय के संबंध में, सब कुछ कार्यालय के संबंध में होगा। कोई भी आदेश हो, कोई भी चुनौती हो, चाहे स्थानांतरण की बात हो, चाहे किसी अपील की बात हो, इस तरीके से लिखेंगे नहीं, ये समझने के लिए हो। चाहे दक्षता रोकने से संबंधित कुछ भी बात करनी हो, है ना, उसको कहते हैं दक्षता रोक सूचना। चाहे नए विभाग का सृजन हो, इन सभी कार्यों के लिए कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही स्थानांतरण से संबंधित कोई बात करनी हो कार्यालय के अंतर्गत, तो स्थानांतरण भी इसी में आ जाएगा, लिख चुके हैं। इसी में चाहे अवकाश की स्वीकृत करने की बात हो तो वो भी इसी में आप लिखिए, अवकाश स्वीकृति, ये भी इसी के अंतर्गत करेंगे, है ना। चरित्र पंजिका में अगर खिलाफ टिप्पणी करनी है, जो कैरेक्टर बुक आपकी होती है, तो चरित्र पंजिका में खिलाफ टिप्पणी अगर आपको करनी है तब भी इसी का उपयोग किया जाएगा। कार्यालय की दिनचर्या में, जैसे कार्यालय में जैसे जो कार्य हो रहे हैं उसमें कामकाज का बंटवारा करना हो, किसके सुपुर्द कौन सा काम है, तो काम काज का बंटवारा करना हो, उसके लिए भी इसी का उपयोग करेंगे। इन सभी कार्यों के लिए, हर एक कार्य के लिए आप इसी नए विभाग से की जगह पे अगर आप नए पद की बात कर देंगे, विभाग का मतलब है कार्यालय के अंतर्गत विभाग की बात है। कोई छोटा सा विभाग आपने एक सेक्शन बनाया है ना, अनुभाग बनाया है, आप शीर्ष पद पे बैठे हुए हैं, या कई बार नए पदों का सृजन होता है, तो इन सभी कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो परिभाषा लिखिए, नोट करिएगा। कार्यालय
के आंतरिक प्रशासन से संबंधित, या ऐसे लिखिए कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश फिर कॉमा, कार्यालय आदेश कार्यालय के आंतरिक प्रशासन से संबंधित होता है। इसके माध्यम से अधीनस्थ कर्मचारियों को नियमों, आदेश, सूचनाओं, चेतावनी, कॉमा, अपील, हर एक के बाद कॉमा रहेगा, अपील, स्थानांतरण, अवकाश स्वीकृति, दक्षता रोक सूचना, चरित्र पंजिका में खिलाफ टिप्पणी, कामकाज का बंटवारा, नए पदों की स्वीकृति, आदि की जाती है, आदि की जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके परिभाषा की कि इसकी परिभाषा क्या होती है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताओं को यहां से उठाते हैं और विशेषताओं को लेके चले आते हैं यहां। ये आपकी विशेषताएं हैं, विशेषताओं को यहां से लीजिए और इसको ले आइए अलग, जिससे कि आप अपनी कॉपी में तो नहीं ला सकते लेकिन मैं ला सकता हूं। अब विशेषताएं आप नोट करिए, नोट्स आपको मिलेंगे। नोट्स की हुबहू भाषा कभी नहीं लिखनी है, चाहे वो नोट्स मेरे द्वारा दिए गए हैं, चाहे वो किसी अन्य संस्थान के हैं, किसी बुक के हैं, पुस्तक के, पुस्तकीय भाषा का प्रयोग भी नहीं करना है। आपको अपनी भाषा का प्रयोग इन शब्दावलियों के साथ करना है हमेशा। सबसे पहला प्रभाव क्या होगा? प्रभाव नंबर 1, विशेषताएं इसकी 1, मतलब विशेषता नंबर 1। विशेषता नंबर 1 इसके प्रभाव से संबंधित होगी कि इसका प्रभाव कार्यालय विशेष तक सीमित होता है। इसका प्रभाव कहां तक होता है? कार्यालय विशेष तक सीमित। कार्यालय विशेष तक सीमित। वर्तनी दोष बिल्कुल मत कीजिएगा। ये एक सबसे बड़ी इसकी विशेषता होती है कि इसका जो प्रभाव है वो कार्यालय विशेष तक सीमित होता है। यानी कि एक कार्यालय में जारी किया गया, मान लीजिए कि वो कृषि से संबंधित विभाग है या पीडब्ल्यूडी से संबंधित विभाग है या फिर किसी अन्य कार्य से संबंधित विभाग है, तो अगर उसके अंतर्गत जारी किया गया है तो उसी से संबंधित होगा, वहीं पर प्रभावी होगा। अलग इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा कि चलो इस विभाग में जारी हुआ है तो दूसरे विभाग में इसको जारी कर दो, क्योंकि आदेश है। क्योंकि आदेश है तो इसलिए इसमें क्या होता है कि अगर इसका पालन नहीं किया जाएगा, इसका उल्लंघन किया जाएगा, तो चाहे एक शब्द लिखिए कि पालन ना करने पर, या दूसरा यहां पर लिख सकते हैं उल्लंघन करने पर। उल्लंघन करने पर यहां पर क्या होगा? अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी जाएगी, क्योंकि आदेश दिया गया था। यहां पर आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई थी, आदेश दिया गया था, यानी कि उसको निश्चित तौर पर आपको करना था, उसका पालन करना था। ठीक है। सदैव कार्यालय या कार्यालयी प्रयोजनार्थ होता है। कार्यालयी प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होता है, कार्यालय के लिए ही प्रयुक्त होगा। अब बहुत लोग कहेंगे हमारे घर में भी आर्डर ऐसे दिए जाते हैं, बाबा या जो बड़े पिताजी होते हैं वो ऐसे आर्डर देते हैं कि आज से ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आप जो पढ़ रहे हैं, यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये सदैव सरकारी जो प्रयोजनार्थ है उसी के लिए प्रयुक्त होगा। और ये जो सरकारी कार्यालय है, इसको आप लिख सकते हैं कि सरकारी प्रयोजनार्थ ये प्रयुक्त होगा। तो कार्यालय तो आपने इसका लिख दिया है कि विशेष कार्यालय विशेष तक इसका प्रभाव रहता है, तो यहां पर आप लिखिए कि सरकारी प्रयोजनार्थ इसका प्रयोग किया जाता है। सदैव सरकारी प्रयोजनार्थ इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो बिंदु है महत्व का, वो ये है कि इसका जो विषय होता है वो कैसा होता है। हमेशा क्या, क्योंकि आदेश है
तो विषय जो होगा, इसका विषय आदेश परक होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, आदेश परक होगा, वस्तुनिष्ठ होगा और यथासंभव संक्षिप्त होगा। यथासंभव संक्षिप्त होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी तक की कार्यालय में आप शीर्ष में बैठे हो, आपने आदेश जारी किया, तो जो आपके कर्मचारी हैं वो कैसे कर्मचारी हैं? वो गजेटेड ऑफिसर नहीं है, वो अराजपत्रित कर्मचारी है। तो इसका प्रयोग किसके लिए होगा? इसका प्रयोग अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए होता है। अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए होता है, कर्मचारियों हेतु होता है। अपनी बातों को हमेशा कम शब्दों में लिखने का, कहने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि आपकी ज्यादा बात सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। आपसे जो पूछा गया है कम शब्दों में आप बता देंगे तो आपको ज्यादा अच्छा माना जाएगा, और अच्छा माना जाएगा तो आपको मार्क्स भी ज्यादा अच्छे मिलेंगे, है ना। इसकी विशेषता यह होती है, प्रति उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती। आदेश है, पालन की अपेक्षा की जाती है। प्रति उत्तर की अपेक्षा नहीं, पालन की अपेक्षा की जाती है कि जो कहा गया है, ऑर्डर जो दिया गया है, उसका पालन किया जाए। जवाब मत दीजिए। जवाब आप देंगे तो क्या कहेंगे कि हम चुनाव ड्यूटी नहीं कर सकते। जवाब आप देंगे तो यही तो कहेंगे कि हम चुनाव ड्यूटी नहीं कर सकते। आदेश दिया गया कि जाओ चुनाव कराओ। जवाब आप देंगे तो आप कहेंगे कि हम फला ड्यूटी पर नहीं जा सकते। आपसे पूछा ही नहीं जा रहा है। आपसे पूछा कहां जा रहा है भाई? आपको तो ऑर्डर दिया गया है, और ऑर्डर दिया गया है तो उसका पालन करिए। जो जारी होता है ये तो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जारी होता है, यानी कि इसकी दिशा, संचालन इसका कैसे होता है, अभी मैं एक प्रारूप और आपको बताऊंगा जो हमारे नोट्स में लिखा है। तो इसकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है? शीर्ष अधिकारी से अधीनस्थ अधिकारी को, तो दिशा ऊपर यानी कि शीर्ष से नीचे यानी कि अधीनस्थ, अधीनस्थ को होती है। बात समझ में आई? दिशा, इसकी डायरेक्शन क्या है? ऊपर से जारी किया जाएगा अपने अधीनस्थों के लिए। इसकी जो भाषा है वो कैसी होती है? तो क्योंकि आप अपने व्यक्तिगत काम के लिए तो लिख नहीं रहे हैं, तो इसमें जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो हमेशा भाषा कैसी होगी? राजभाषा होगी, या एक ऑप्शन और हमने बताया था, वैकल्पिक राजभाषा। तो राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा में लिखा जाता है या इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में? और किस शैली में लिखा जाएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो शैली कैसी होगी? अभी उदाहरण में आपको समझ में आएगी। उत्तम पुरुष में इसको लिखा जाएगा। शैली कैसी होगी? उत्तम पुरुष, जिसको आदेश दिया जा रहा है उसी को लिखा जा रहा है। उत्तम पुरुष शैली में, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। ये इसकी आपकी विशेषताएं होंगी। कहीं पर भी आपसे पूछा जाए कार्यालय आदेश से क्या तात्पर्य है, परिभाषा लिखिए और इन विशेषताओं को वहां पर लिख दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाता है। तीसरी चीज है कि इसका महत्व क्या होता है। आप कार्यालय आदेश को किस लिए जानते हैं? तो कार्यालय आदेश कार्यालय के भीतर सूचनाओं का क्या करेगा? संप्रेषण करेगा, है ना। तो महत्व यह होता है, इधर महत्व कर दे, एक ही पेज में सारा हो जाए। तीसरी चीज इसकी है महत्व। महत्व, तो महत्व में आप ध्यान रखिए,
क्या महत्व हो जाएगा? सबसे पहला महत्व आप बताइए जो आपको समझ में आया। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो आप निश्चित तौर पर यह कहेंगे कि कार्यालय स्तर पर शीघ्र सूचना प्रेषित की जा सकती है ना? कार्यालय स्तर पर शीघ्र सूचना प्रेषण का माध्यम, सूचना प्रेषण का माध्यम होता है। दूसरी बात आप क्या कह सकते हैं? कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने का माध्यम होता है। तीसरी बात क्या आप लिख सकते हैं? भाई कार्यालय के अंदर इसके द्वारा अनुशासन बनता है कि नहीं बनता है? कार्यालयीय क्रियाकलापों में अनुशासन आता है कि नहीं? तीसरी बात लिखिए कि कार्यालयीय क्रियाकलापों में निरंतरता बनी रहती है। निरंतरता बनाए रखने का कार्य यह करता है कि नहीं? कह सकते हैं कार्यालय स्तर पर तीव्र, सार्थक, सूचना संप्रेषण का आधार होता है। ठीक है। अगला बिंदु, संक्षिप्त होने के कारण समय व श्रम की बचत होती है। लिखने में भी इसमें कम श्रम लगेगा और पढ़ने में भी कम श्रम लगेगा, तो श्रम भी बचेगा और समय भी बचेगा। इसका यह महत्व है। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये पेज आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है। ये आपको बता रहा है कि परिभाषा क्या है, ये आपको बता रहा है कि इसकी विशेषताएं क्या है ना? ये आपको बता रहा है कि इसका महत्व क्या है। इस पूरे पेज से ये आपका स्पष्ट हो जाता है। ये पेज साथ में नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब कार्यालय आदेश जब आप लिखते हैं, इसमें आपको छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक ही पेज पे ये पूरा आ गया है, इसलिए जो आपको नोट्स हम देंगे उस नोट्स में आपके लिए ये पूरी परिभाषा, शासकीय पत्र व्यवहार का वो रूप जिसके माध्यम से किसी कार्यालय या सरकारी संस्थान या व्यापारिक संस्थान में एक वरिष्ठ अधिकारी या अधीनस्थ प्राधिकारियों कर्मचारियों को विभिन्न सेवा संबंधी मामलों को प्रशासकीय दृष्टिकोण से अनिवार्य अनुपालन हेतु जारी किया जाता है। इसमें दूसरी भाषा का प्रयोग हमने इसलिए कर दिया है कि आपके पास कई प्रकार से अपने शब्दों में लिखने की गुंजाइश हमेशा बनी रहे। जैसे होता यह है ना कि आप अपनी भाषा में जब नहीं लिखते हैं, रटी रटाई भाषा में लिखते हैं तो समस्या आती है। पेपर जब आप देके आते हैं, सारी कॉपियां एक जैसी आंसर मिलती हैं, तो एग्जामिनर सोचता है कि अरे इसमें कुछ नयापन नहीं है। लेकिन जब अपनी भाषा में आप लिखेंगे तो दोनों को मिला के, अब जब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है, एक क्वेश्चन नोट करिए, लिखिए कार्यालय आदेश से क्या तात्पर्य है? इसका उदाहरण प्रस्तुत करिए। ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, और इसमें हमने विशेषताएं भी दी हैं, और यहां पर जो विशेषताएं हमने दी हैं, इन विशेषताओं को हमने बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिखा है जैसे पहले के 2 लेटर आपको बताए हैं।
सरकारी पद और अर्ध सरकारी पद। वो दोनों अगर आपको समझ में आ गए हैं तो सरकारी अर्ध सरकारी समझने के बाद कार्यालय आदेश आप समझ लीजिए। फिर हम परिपत्र बताएंगे तो उसमें कुछ रहेगा नहीं, परिपत्र तो बिल्कुल आसानी से आपका हो जाएगा, वो जब हम बताएंगे बिल्कुल आसान होगा। तो संचालन, विषय वस्तु, भाषा शैली, प्रारूप, संबोधन, समापन और महत्व, है ना। अब इसमें संबोधन समापन नहीं प्रयुक्त होता है, तो जो नहीं प्रयुक्त होता है, अभाव पाया जाता है, उसको लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। फिर भी अगर आपके पास शब्द कम पड़ रहे हैं तो आप लिख देंगे। प्रारूप हमने बताया कि निश्चित, प्राय नियत और औपचारिक होता है, तो ये कॉमन बात है। इसकी भाषा शैली आदेशात्मक और उत्तम पुरुष के रूप में होती है, ये सारी बात है। और महत्व भी हमने इसमें और बता दिया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसके ड्राफ्ट को, कार्यालय आदेश का जो ड्राफ्ट है, जो नमूना है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। और अगर वो ड्राफ्ट आपको समझ में आ गया तो उदाहरण भी आप आसानी से लिख देंगे। तो सबसे पहले हम ड्राफ्ट पे चलते हैं, कार्यालय आदेश का जो नमूना है या ड्राफ्ट है। ठीक है, चलिए। ये आपका ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट है। सबसे पहले जब आप कार्यालय आदेश लिखेंगे तो कार्यालय आदेश में आपको ऊपर एक हेडिंग डालनी है और उस हेडिंग में आपको लिख देना है कार्यालय आदेश। सिंपल सी बात है, आपको क्या लिखना है, कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश का ये आप ड्राफ्ट लिख रहे हैं तो प्रारूप, नमूना, ड्राफ्ट ब्रैकेट में आप चाहें तो वहां पर लिख दें। फिर इसका जो ड्राफ्ट है यहां से शुरू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और याद कर लेना है इसी समय। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले कार्यालय आदेश, उसके बाद में आप लिखेंगे विभाग डॉट डॉट डॉट, अनुभाग, संख्या, कार्यालय आदेश संख्या होती है, दिनांक और स्थान की बात यहां पर आती है, कहीं कहीं स्थान आगे भी लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, और उसके नीचे कभी कभी ये कार्यालय आदेश संख्या भी होती है, ये इसका ड्राफ्ट होता है। ऊपर यहां पर जो संख्या लिखी हुई है और यहां पर कार्यालय आदेश संख्या, कई बार आपको दोनों नहीं मिलेगी, आपको एक मिलेगा, तो आप यहां पर इस संख्या को, इस कार्यालय आदेश संख्या को हटा भी सकते हैं। इन सारी चीजों को एक अलाइनमेंट में आप लिखेंगे। सबसे जो बेसिक बात है, आप यहां पर बिल्कुल एक अलाइनमेंट में ऐसे लिखते जाएंगे, विभाग, अनुभाग, स्थान, दिनांक, दिनांक और स्थान, इसमें ऐसे अंतर पाया जाता है। कभी कभी स्थान पहले होता है, दिनांक बाद में होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पहले आपका स्थान लिख दिया, दिनांक लिख दिया जाता है, फिर स्थान। ये अलग अलग लेटर में आपको ऐसे मिलेगा। तो दिनांक, स्थान और ये कार्यालय आदेश संख्या, इस संख्या को आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी किसी किताब में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है। तो तीन चीजें तो यहां पर बिल्कुल निश्चित है। एक तो आप लिखेंगे विभाग, दूसरा लिखेंगे कि विभाग के किस अनुभाग से जारी हुआ है, फिर आप यहाँ पे स्थान लिख देंगे, स्थान के बाद में आप यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, और फिर यहाँ पर लिख देंगे कार्यालय आदेश संख्या, है ना, कार्यालय आदेश संख्या। यही वाली संख्या रहने दीजिए, इसको चाहे हटा दीजिए और चाहे ये। जब आप प्रारूप बनाएंगे तो आप इसी को रखेंगे, है ना। अनुभाग में कई बार जो लेटर जारी होता है उसकी संख्या डाली जाती है। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको क्लियर करता हूं, विभाग, अनुभाग, और फिर यहां पर आप लिखिए कार्यालय आदेश संख्या। वहां पर हेडिंग नहीं रहती, सीधे संख्या लिख दी जाती है। ऐसे संख्या आप लिखेंगे नहीं, और यहां पर अनुभाग में लिखेंगे, मान लीजिए कि वो है नियुक्ति अनुभाग, स्थानांतरण अनुभाग, है ना, इस तरीके से रहता है। तो विभाग, अनुभाग, और यहां पर संख्या, और संख्या के बाद में स्थान, और स्थान के बाद में यहां पर दिनांक। ये प्रारूप आप लेके चलेंगे। इतनी चीजें तो निश्चित तौर पर इसमें रहेंगी। कोई भी यहां पर संबोधन नहीं होता है, कोई भी यहां पर संबोधन नहीं होता है। आप सीधे शुरू करते हैं, है ना, आप सीधे शुरू करते हैं और एक यहां पर हेडिंग डालते हैं कार्यालय आदेश, और इस कार्यालय आदेश की हेडिंग को आप अंडरलाइन करते हैं क्योंकि यहां से कार्यालय आदेश शुरू हो रहा है। ये कार्यालय आदेश आपने इसलिए हेडिंग डाली थी क्योंकि आप उत्तर दे रहे हैं कि कार्यालय आदेश का प्रारूप, नमूना और ड्राफ्ट हम लिखने जा रहे हैं। लेकिन ये कार्यालय आदेश विभाग, अनुभाग, संख्या, स्थान और दिनांक लिखने के बाद यहां से शुरू हो रहा है, तो इसको लेके अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति विशेष को एक आपको आदेश जारी करना है। कई बार व्यक्ति विशेष को जारी होगा, कई बार ऐसा होगा कि कई लोगों को एक साथ जारी होगा, कई बार ऐसा भी होगा पूरे कार्यालय को एक साथ जारी होगा। लेकिन कार्यालय के राजपत्रित अधिकारी को नहीं जारी होगा, उसको कॉपी भेजी जाएगी।
है ना, उसको कॉपी, प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचना हेतु प्रेषित, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ऐसे लिख दिया जाएगा। यहां पर कार्यालय आदेश को आप अंडरलाइन करेंगे, यानी कि यहां से आपका लेटर स्टार्ट हुआ, विभाग, अनुभाग, संख्या, स्थान, दिनांक, फिर कार्यालय आदेश, और कार्यालय आदेश को लिख के इसको देखिए कैसे क्या किया गया है, इसको अंडरलाइन कर दिया गया, एक अंडरलाइन ऐसे खींचेंगे। अब मान लीजिए कि ये आदेश किसी व्यक्ति को जारी किया जा रहा है, एक सामान्य सा मैं प्रारूप आपको बता रहा हूं, तो इस आदेश को कैसे आप लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसको लिखते समय सबसे विशेष बात जो है वो आप ध्यान रखिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जारी किया जा रहा है, तो अलाइनमेंट देखिएगा, शुरुआत करेंगे थोड़ा सा इधर यहां बढ़ के, जो शुरुआत कर रहे हैं वो यहां से ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा सा दबा हुआ, जैसे आप बुक में देखते हैं जब पैराग्राफ शुरू होता है तो थोड़ा सा आगे से नहीं होता है, बुक में पैराग्राफ थोड़ा सा ऐसे दबा के उसको शुरू किया जाता है राइट साइड में, क्योंकि आप लेफ्ट से लिखते हैं देवनागरी लिपि को। लिखेंगे श्री, श्री आबासा कोई है, श्री डॉट 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 को आदेशित किया जाता है कि, इतनी लैंग्वेज लिख देंगे आपके ड्रॉफ्ट में, नमूना में, आदेशित किया जाता है कि, फिर यहां पे मैटर रहेगा, डॉट 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 पूरा ऐसे बनाते चले जाएंगे, फिर यहाँ पे डॉट 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 2-3 लाइन डॉट कर देंगे, और जो अंतिम लाइन जहां पे फुल स्टॉप लगाएंगे उसको पूरा नहीं ले जाएंगे, यहां से यहां यहां जहां भी पूरा नहीं ले जाएंगे, और यहां पर इसको फुल स्टॉप लगा देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। अब एक बात आपकी कंप्लीट हुई, और इसी जहां से ये शुरू हुआ था इसी अलाइनमेंट में, ये बताने के लिए मैं आपको खींच रहा हूं, तो इसी से पॉइंट नंबर 2 डालेंगे, तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। आदेश है ना, तो यहां पे लिख दिया गया तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। आदेश दिया जा रहा है, और फिर यहां पर कोई वैसा कुछ नहीं रहेगा, नाम वगैरह कुछ पहले नहीं, पहले आप सॉरी भौतिय या समापन शब्द कोई नहीं रहेगा, यहां पर आप हस्ताक्षर करेंगे, नाम रहेगा ब्रैकेट के अंतर्गत, और पद, मान लो सचिव लेवल से जारी किया जा रहा है, उप सचिव लेवल से जारी किया जा रहा है, कोई जारी कर रहा है तो उसका पद नाम रहेगा, यहां पे नाम रहेगा और उसका हस्ताक्षर। यहां पे भौतिय, भवनिष्ठ जैसे शब्द जो आपने पहले इस्तेमाल किए थे वो कोई शब्द यहां पर नहीं रहेंगे। अब दूसरी बात है कि ये जारी तो किया गया इनके द्वारा, ठीक है, लेकिन आज्ञा से, और मैंने आपको बताया कि आज्ञा से जो होता है वो छोटा होता है, पद में यहां से जो जारी कर रहा है ये इनके बिहाफ पे जारी कर रहा है, तो आज्ञा से, किसने आज्ञा दी है, तो एक यहां पर आज्ञा से, और सेम वही यहां पर तो आपने नहीं लिखा कुछ भी, लेकिन यहां जब आज्ञा से लिखेंगे तो आज्ञा से लिखने में ऐसे लिखे हस्ताक्षर नाम पदनाम, यानी कि किसकी आज्ञा से ये जारी किया गया है। मान लीजिए ये संयुक्त सचिव के द्वारा जारी किया गया है, और यहां पर ये सचिव ने जारी किया है, ठीक है, तो ये सचिव है और ये संयुक्त सचिव है, बात समझ में आ रही, आज्ञा से छोटा है और ये जो है ये बड़ा पद होता है। फिर आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, पॉइंट नंबर 1 किसको दी गई है, पॉइंट नंबर 2, यानी कि जिसको दी गई है उसका यहां पे जिक्र करना है, लेकिन उसमें कुछ लिखना नहीं है, बस प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, तो यहां पे पॉइंट 1 और 2 डाल देंगे, और इस तरीके से आपका ये ड्रॉप जो है ये पूरा हो गया। ये जो आपका नमूना था या आपका प्रारूप था या ड्रॉप था ये पूरा हो गया। इसी ड्रॉप को बना देंगे। तो हमने प्रश्न आपसे किया था कि कार्यालय आदेश से क्या तात्पर्य है, और उसका एक उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण में ड्रॉप नहीं बनाएंगे, जब कहा जाएगा लिखित प्रारूप बनाइए, तो चाहे लिखित प्रारूप पूछे, क्योंकि प्रारूप लिखित ही होता है, तो यही बनाएंगे लिखित प्रारूप, चाहे आपसे पूछे प्रारूप तो आप यही बनाएंगे, चाहे आपसे कहे कि एक ड्राफ्ट बना के दिखिए, इस पेपर का नाम ही, मतलब इस खंड का नाम ही ड्राफ्टिंग कह दिया जाता है, ड्राफ्ट बनाइए, या आपसे कह दिया जाए कि नमूना प्रस्तुत करिए, तो आप इसी को प्रस्तुत कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक उदाहरण प्रस्तुत करिए, तो उदाहरण में इसको नहीं लिखेंगे, उदाहरण में क्या लिखेंगे उसको मैं आपको बताता हूं। ये देखिए यहां पर उदाहरण है, कार्यालय आदेश का ये उदाहरण है, ये आपके नोट्स का ये उदाहरण है, ये आपको वहां पर मिल जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा किसी भी तरीके से कि आप कैसे लिखेंगे क्या करेंगे, नोट्स में मिल जाएगा। यहां पर सीखने की कोशिश करिए, जो भी समझ में नहीं आएगा उसको हमसे पूछ लीजिएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको जो समझ में ना आए वो हमसे तुरंत पूछिए आप, है ना, ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिए कि ये समझ में नहीं आया है, हमारे पर्सनल नंबर पे आप पूछ लीजिए, जैसे भी आपको, लेकिन फालतू क्वेश्चन नहीं, समझने के बाद प्रश्न होने चाहिए, समझने के बाद, पढ़ने के बाद, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये एक उदाहरण हमने आपको दिया है, और उदाहरण भी आपको मैं
ग्रुप में दे दूंगा, समय आने पे धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। कार्यालय आदेश, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, अनुभाग 5। संख्या भी देखो इसमें पड़ी हुई है, दिनांक भी इसमें पड़ा हुआ है, स्थान भी लिखा है और कार्यालय आदेश संख्या भी लिखी हुई है। तो कई लेटर कहीं से जारी होंगे तो उसमें संख्या और कार्यालय आदेश संख्या दोनों होगी और दोनों अलग अलग होगी, ये भी जान लीजिए, इसमें दोनों अलग अलग भी होती है। तो नॉर्मली एक संख्या तो कार्यालय आदेश संख्या रहेगी ही, कहीं कहीं पर आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी। तो कम से कम कार्यालय आदेश संख्या तो लिखना ही है, बाकी दोनों लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है। इसीलिए मैंने वहां पे ऑप्शन भी आपको दे दिया है कि हो सकता है कि आपको लगे कि दो दो संख्या क्या है, ऐसे लेटर भी आप हमको दिखा सकते हैं, तो ऐसा है। फिर कार्यालय आदेश लिखेंगे, कार्यालय आदेश में अंडरलाइन एक नीचे करेंगे, अंडरलाइन आपने कर दिया। फिर देखिए एक उदाहरण हम यहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि एतत् द्वारा, ऐसी लैंग्वेज होती है, ऐसी भी एक लैंग्वेज होती है, एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022-24 है ना, 23 जो भी आप लिखे, 19 यहां पे लिखा है, इसका आयोजन दिनांक ... दिन ऐसे लिखा है रविवार, क्योंकि लगभग रविवार को सुनिश्चित होती है, तो आप रविवार लिख सकते हैं। दिनांक ... को होना सुनिश्चित है। परीक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए, यहां पर आप कोई दिनांक भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जिस डेट को हो रही है वही मत डालिएगा, कुछ इधर उधर डाल देंगे, क्योंकि आप उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। को होना सुनिश्चित है। परीक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को उक्त परीक्षा से संबंधित कार्य से संबद्ध किया जाता है, यानी कि ये जो परीक्षा है इसके संबंध में कार्य करना पड़ेगा तो उससे संबद्ध किया जाता है। इतना शॉर्ट में बिल्कुल संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करेंगे और फिर पॉइंट नंबर 2 डालेंगे कि प्रत्येक कर्मचारी को उसके कार्य विषयक सूचना परीक्षा अनुभाग द्वारा यथासमय उपलब्ध करा दी जाएगी। भाई एक तो यहां पर कहा गया कि कार्य से संबद्ध किया जाता है, तो कार्य क्या है, तो अगला 2 नंबर पॉइंट, 1 नंबर पॉइंट नहीं होगा, डायरेक्ट 2 नंबर पॉइंट आएगा और वहां पर लिख दिया जाएगा कि प्रत्येक कर्मचारी को उसके कार्य विषयक सूचना परीक्षा अनुभाग के द्वारा यथासंभव उपलब्ध करा दी जाएगी। हस्ताक्षर किसने जारी किया, अनुभाग अधिकारी ने, और आज्ञा से भी देखिए यहाँ पे सेम व्यक्ति है, तो अगर दोनों सेम भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आज्ञा से यहाँ अनुभाग अधिकारी हो और यहाँ पर सचिव लिखा हो, तो अगर दोनों अलग अलग होगा तो यहाँ पे काखागा तो यहाँ पे आबासा, और अगर एक ही है तो दोनों में काखागा ही लिखेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। और प्रतिलिपि किसको भेजी गई है, प्रभारी अधिकारी विविध अनुभाग लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, उनको भेज दी गई। ये उदाहरण आप लिखकर अपना अंक अर्जित कर सकते हैं परीक्षा में। तो एक उदाहरण तो आपका ये हो गया। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, कोई सेकंड उदाहरण हम देखें, तो देखिए एक उदाहरण मैंने यहां पर और दिया है, और ये बिल्कुल लेटर है उत्तर प्रदेश शासन का। इस लेटर को चलिए देखते हैं, चलिए यहीं पर देख लेते हैं इसको, या वहीं ले चलते हैं इसको। चलिए, यहां पे मोहर वोहर कुछ नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत विशेष बात है। पता चले कि आप मोहर वोहर भी लिख दें, इसमें बना दें, तो ऐसा कोई मोहर वोहर का प्रावधान इसमें नहीं होता है। ये दूसरा उदाहरण है। दूसरे उदाहरण में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, देखिए ये रियल लेटर में आपके लिए वहां से आपको मिल जाएगा, जो एनआईसी की साइट है वहां पर जो लेटर्स पड़े हुए हैं, आदेश पड़े हुए हैं, तो उनसे निकाल सकते हैं आप। कहां से जारी हुआ है, ऊपर आपका विभाग होता है, हमने आपको अभी बताया था। तो ये कहां, उत्तर प्रदेश शासन से, है ना। जब आपने ये ड्राफ्टिंग की थी, यहां पे देखिए, फिर से मैं आपको यहां ले चल रहा हूं, यहां पे हमने आपको बताया था कि विभाग का नाम होता है। तो देखिए विभाग उत्तर प्रदेश शासन से, और यहां पे अनुभाग वित्त सेवाएं अनुभाग 2, वित्त सेवाएं अनुभाग 2, वित्त ब्रैकेट में सेवाएं लिखा है। और ये देखिए यहां पर संख्या पड़ी है, संख्या में 76/2020 S2 1916 बटे यानी आब्लिक 10 2020 यानी 2020 डैश 88 का ब्रैकेट में 2, ऐसे ही लिखी रहती है संख्या 2017। और यहां पे लखनऊ स्थान लिखा है और दिनांक लिखा हुआ है। हर एक विभाग का थोड़ा बहुत अंतर आपको मिलेगा। देखिए यहां पर 2 संख्या आपकी नहीं मिली, तो दोनों तरीके से ही लिखा जाता है। कार्यालय आदेश लिख के अंडरलाइन किया गया है, फिर कहा गया है श्री अजय प्रताप सिंह वित्त नियंत्रक मेडिकल कॉलेज कानपुर नगर को कार्यालय आदेश संख्या फला दिनांक इतने के द्वारा प्रदत्त निदेशक वित्त उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए उनके स्थान पर, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं क्योंकि वो तो आप समझ ही जाएंगे, पढ़ना भी जरूरी है ना। अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए उनके स्थान पर उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा समूह का के अधिकारी श्री प्रदीप कुमार मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा को एतद द्वारा उनके अपने कार्यों के साथ साथ नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक निदेशक वित्त उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई
यानी वहां का जो कार्यभार है वो चेंज किया जा रहा है। इटावा के पद पर अतिरिक्त प्रभार प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं और इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन या भत्ते दे नहीं होंगे। यहां पर शर्त भी लिख दी गई, ऐसा ना हो कि बाद में वो कहें हम डबल काम कर रहे हैं तो हमको देना चाहिए, आपको डबल वेतन भत्ता, ऐसा कुछ, मतलब वेतन डबल मिलना चाहिए, ऐसा आप कुछ नहीं, अतिरिक्त वेतन भत्ते की मांग नहीं कर सकते। फिर पॉइंट नंबर 2, अब मेरे नियम के अनुसार, मेरे हिसाब से ये यहां से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये लेटर ऐसे जारी किया गया, यहां से लिख दिया गया है, श्री प्रदीप कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं निदेशक कोषागार उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। ऐसी भाषा होती है। 2-4-10 लेटर पढ़ लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। संख्या यहां पर लिख दी गई फिर से, और लिख दिया गया प्रतिलिपि निम्नलिखित, वही संख्या जो ऊपर लिखी है यहां पर भी लिख दिया जाता है, तद दिनांक लिख दिया जाता है। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, किसको किसको दी गई है ये बात यहां पर की गई है, किसको किसको ये दी गई है, तो एक पूरी लिस्ट है। अपर मुख्य सचिव को दी गई है ना भाई, बताया तो जाएगा ना, अलग अलग विभाग में इसको बताया तो जाएगा ना कि ऐसा हुआ है। तो कुलपति को दी गई है, निदेशक कोषागार निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को, अपर निदेशक को दी गई, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज कानपुर नगर को दी गई है, भाई उनके पास पद था, उनके यहाँ पे कोई कार्य कर रहा है, उसके पास अतिरिक्त प्रभार था तो उनको भी सूचना दी गई। अजय प्रताप सिंह को दी गई है और प्रदीप कुमार को भी दी गई है, और एक गार्ड फाइल बना के ये भी रखा गया है। तो इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं है। और यहां पर विशेष सचिव के द्वारा ये जारी किया गया है, प्रकाश बिंद इनका नाम है, यहां पर इनका हस्ताक्षर हो जाएगा। और आज्ञा से ये विद्या कुमार, ये अनुसचिव है। ये पद देखिए, आज्ञा से वाला छोटा पद है, ये पद जो होता है ये छोटा होता है और ये पद बड़ा होता है, क्योंकि ये विशेष सचिव है और ये अनुसचिव है। तो इनको आज्ञा से यहां पर आपने लिख दिया और आपका एक ये लेटर पूरा हो, ओरिजिनल लेटर है जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा इसको प्रयुक्त किया गया है। इस विषय में वित्त विभाग का ये लेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख देंगे। तो एक प्रश्न नोट करिए, कार्यालय आदेश को परिभाषित करते हुए उसका महत्व बताइए, साथ ही उसका लिखित प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तो एक प्रश्न हो गया कि कार्यालय आदेश से क्या तात्पर्य है। तो जब तात्पर्य पूछा जाएगा तो परिभाषा के साथ विशेषता भी बताएंगे। यहां पे पूछा गया कार्यालय आदेश का महत्व बताइए, तो कार्यालय आदेश का महत्व बताने से पहले कार्यालय आदेश की विशेषता, फिर महत्व बताएंगे, पॉइंट में लिख देंगे, और फिर उसका लिखित, वहां पे हमने कहा था कि एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, अब मैं कह रहा हूं कि एक प्रारूप प्रस्तुत करिए। तो इन दोनों प्रश्नों को लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा और ग्रुप में शेयर कीजिएगा, आपस में एक दूसरे का देखा करिए कि लोग क्या लिख रहे हैं, है ना, गलतियां ढूंढा करिए, अपनी गलतियां भी आपको उससे पता चलेंगी। जितनी गलतियां यहां पर कर लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, उतनी ही कम गलतियां आप करेंगे और कई एग्जाम घर पे दे लेंगे तो वो एग्जाम आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो ये कार्यालय आदेश आपका कंप्लीट हुआ। इसमें क्या क्या हमने देखा एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि कार्यालय आदेश की परिभाषा क्या होती है। कार्यालय आदेश की परिभाषा के बाद में हमने उसकी विशेषताएं देखी। कार्यालय आदेश की परिभाषा और विशेषताओं को देखने के बाद यहां पर हमने ये भी देखा कि इसका महत्व क्या होता है, और महत्व देखने के बाद यहां पर देखिए ये कार्यालय आदेश का महत्व हमने देखा, और महत्व देखने के बाद हम गए आगे और हमने कार्यालय आदेश का ड्रॉप नमूना या प्रारूप देखा, और फिर 2 उदाहरणों के माध्यम से हमने इसको सीखा कि ये क्या होते हैं। अब बाकी सब कुछ आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। 2 प्रश्न हमने पूछे हैं, दोनों प्रश्नों का उत्तर लिख के आपको भेजना है। टेस्ट होगा तब तो हम आपसे लिखवाएंगे ही, उसके पहले भी आपको ये काम करना है। थैंक यू सो मच।